और जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक लगभग 20 से 25 टॉपिक होंगे और प्रत्येक लेक्चर में 100 से 150 प्रश्नों को कवर किया जाएगा, जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पूरे सिलेबस से छाट कर लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट था 101 प्रश्न का प्लस एक टॉपिक था भारत के प्रमुख नेशनल पार्क। तो आपने अगर नहीं देखा तो वो जाकर देख लीजिए। आज का टॉपिक है भारत की प्रमुख नदियाँ जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर और इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट है। और ये मानसरोवर झील कहाँ पे पड़ती है? तिब्बत वाले क्षेत्र में। इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो सतलुज, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी, शिंगार, गिलगित, श्योक, ये नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। और ये कहाँ से? जम्मू कश्मीर से भारत में प्रवेश करती है और लेह वाले इलाके से होकर बहती है। तो ये 2 राज्यों में आती है। केंद्र शासित प्रदेश एक जम्मू कश्मीर हो गया, दूसरा लद्दाख, लेह लद्दाख। ये भारत में फिर जाके अरब सागर में ये गिर जाती है। तो इसकी सहायक नदियाँ पूछ ली जाती हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रावी नदी। रावी नदी सिंधु की ही सहायक नदी है और इसका लंबाई 725 किलोमीटर है। उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा कांगड़ा के पास में। इसकी सहायक नदियाँ साहो, स्वील 2 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ये पंजाब वाले क्षेत्र में बहती है। नेक्स्ट पार्ट सतलुज नदी। सतलुज नदी की लंबाई 1440 किलोमीटर है और इसका उद्गम स्थल मानसरोवर के निकट राजस्थान से होता है। और सहायक नदियाँ हैं व्यास, पीती, बसपा। और ये कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है भारत में और पंजाब होकर ये भी सिंधु की सहायक नदी है, सतलुज नदी। नेक्स्ट है झेलम नदी। झेलम नदी की लंबाई है 720 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में। इसकी सहायक नदियाँ हैं किशनगंगा, पुंछ, लीदार, करेवाल, सिंध। और ये जम्मू कश्मीर से में बहती है और ये भी सिंधु की सहायक नदी है। नेक्स्ट है चीनाब नदी। इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। उद्गम स्थल बारालाचार दर्रे के निकट जम्मू कश्मीर में और इसकी सहायक नदी है चंद्रभागा। ये पूछी भी जा चुकी है। ये जम्मू कश्मीर में बहती है। ये भी किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। नेक्स्ट है यमुना। यमुना की लंबाई 1375 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में है और इसकी सहायक नदियाँ हैं चंबल, बेतवा, केन, टोंस, गिरी, काली, सिंध, आसान। तो ये इंपॉर्टेंट नदी है। और ये किसकी सहायक नदी है? यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा है। नेक्स्ट कौन सी नदी है? गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। इसकी एवरेज लंबाई मानी जाती है। कहीं कहीं पे 2510 या 2071 भी किलोमीटर इसे बताया गया है। इसका उद्गम स्थल है गंगोत्री के निकट गोमुख ग्लेशियर से। इसकी सहायक नदियाँ हैं यमुना, रामगंगा, गोमती, बासमती, गंडक, कोशी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडार, मंदाकिनी। और ये उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में और बिहार 3 राज्यों से होकर निकलती है। और कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में। इसे अलग अलग राज्यों में फिर अलग नाम दे दिया जाता है। जैसे बंगाल में प्रवेश करती है तो इसका नाम चेंज हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट नदी कौन सी है? व्यास नदी, जिसकी लंबाई है 470 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा और सहायक नदी इसकी है तीर्थन, पार्वती और हुरला। रामगंगा, जिसकी लंबाई है 690 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है नैनीताल के निकट एक हिम नदी से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी खोन नदी है। चंबल नदी, जिसकी लंबाई 960 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल है मऊ, मध्य प्रदेश के निकट जाना पाव पहाड़ी से। सहायक नदी काली, सिंध, सिस्ता, पार्वती और बनास हैं। गंडक नदी की बात करें तो इसकी लंबाई 425 किलोमीटर है। उद्गम स्थल नेपाल तिब्बत सीमा पर मुश्ताक के निकट है इसका। सहायक नदी काली, गंडक और त्रिशूल। नेक्स्ट है कोसी नदी, लंबाई है 730 किलोमीटर। उद्गम स्थल नेपाल में सप्तकोशिकी गोसाई धाम से निकलती है और इसकी सहायक नदियां हैं इंद्रावती, तामूर और अरुण। घाघरा नदी की बात करें 1080 किलोमीटर। उद्गम स्थल मप्सातुंग, जो कि नेपाल में है, मप्सातुंग। सहायक नदी है हिमनद, शारदा, कर्णाली, कुआना, राप्ती और चौकिया। बेतवा नदी की बात करें तो बेतवा नदी की लंबाई 480 किलोमीटर है। उद्गम स्थल है भोपाल के पास, उबैदुल्ला गंज के पास, मध्य प्रदेश में।
सोन नदी 777 किलोमीटर अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। सहायक नदियाँ हैं रिहंद और कुल्हाड़। दामोदर नदी की बात करें 600 किलोमीटर है। छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व में से निकलती है। सहायक नदियाँ हैं कोनार, जमुनिया, बराकर, और ये कहाँ बहती है? झारखंड, पश्चिम बंगाल में। ब्रह्मपुत्र नदी 2880 किलोमीटर है। मानसरोवर के निकट से ही निकलती है। तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। इसकी सहायक नदियाँ हैं धनसिरी, कबिली, सुबनसिरी, मानस, लोहित, नोवा, पद्मा, दिहांग। अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है और असम में होकर बहती है। असम में सबसे ज़्यादा बाढ़ ब्रह्मपुत्र नदी से आती है। कृष्णा नदी की बात करें तो 1290 किलोमीटर है इसकी लंबाई। महाबालेश्वर के निकट से निकलती है और इसकी सहायक नदियां हैं, बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं कृष्णा की, कोयना, यरला, वर्णा, पंचनांग, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी। और ये कहाँ कहाँ से होकर बहती है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। वैतरणी नदी लंबाई 333 किलोमीटर, उद्गम क्योंझर पठार उड़ीसा से। नेक्स्ट है कावेरी नदी 760 किलोमीटर, केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी से निकलती है। इसकी सहायक नदियां हैं हेमावती, लोकपावना, शिमला, भवानी, अमरावती, स्वर्णवती, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है ये। नेक्स्ट है गोदावरी। इसकी लंबाई है 1450 किलोमीटर, उद्गम स्थल नासिक की पहाड़ियों से है। सहायक नदियां हैं प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, पुराना महाराष्ट्र, कर्नाटक। पूर्णा इसकी सहायक नदी कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है महानदी। महानदी की लंबाई 890 किलोमीटर है। उद्गम स्थल सिहवा के पास रायपुर से निकलती है और सहायक नदियां हैं शिवनाथ, हंसदेव, उंग, ईब, ब्राह्मणी, वैतरणी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर बहती है। तो ब्राह्मणी और वैतरणी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है महानदी की सहायक नदियाँ। स्वर्ण रेखा 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है और छोटा नागपुर पठार से निकलती है और ये उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। अब देखते हैं 100 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जो पूरे सिलेबस से छाट कर लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। टर्बिनेटर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो हरभजन सिंह को। विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो सानिया मिर्जा। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1985 में। हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्या है? तो IHF, इंडियन हॉकी फेडरेशन। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो पटियाला में। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तैराकी से। बाराबती स्टेडियम कहाँ स्थित है? कटक में, कटक उड़ीसा। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। मैराथन की दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो 26 मील 385 गज। बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? 1.59 मीटर। नेक्स्ट है बेटन कप किस खेल से संबंधित? हॉकी से। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? तो गोल। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1961 में। डबल फाल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबे का। हड़प्पा निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? तो ताम्रयुगीन सभ्यता कहते हैं इसको, या कांस्ययुगीन। प्रमुख हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगा किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। हड़प्पा के निवासी किस खेल से में रुचि रखते थे? तो शतरंज से, शतरंज खेलते थे। हड़प्पा के नगर सिंधु का बाग कहा जाता है। किस नगर को सिंधु का बाग कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो को। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो आर्य श्रेष्ठ और कुलीन शब्द के लिए यूज होता था। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? तो लोहे की खोज की थी। जैन धर्म के प्रवर्तक और प्रथम तीर्थकर कौन माने जाते हैं? तो ऋषभदेव। 24वें और अंतिम तीर्थकर हैं स्वामी महावीर स्वामी, जिनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 599 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम में हुआ था।
महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 527 ईसा पूर्व पावापुरी पटना में। जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से थे? तो श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर वस्त्र धारण नहीं करते थे। किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में। सांची के किसके लिए विख्यात है? तो सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जांत्रिक में। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहते हैं? तो कॉर्नवालिस को। चार्टर अधिनियम किसके काल में पारित हुआ था? तो सर जॉन शोर के काल में। सर जॉन शोर ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो तटस्थता और हस्तक्षेप की नीति। टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया था? तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। लॉर्ड वेलेस्ली ने कौन सी नीति अपनाई थी? सहायक संधि। सहायक संधि करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो वेलेस्ली ने ही की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की किस पढ़ाई के लिए खोला गया था? तो सिविल सेवा में नियुक्ति ब्रिटिश अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए। वेलेस्ली ने खुद को क्या कहा था? वेलेस्ली खुद को क्या कहा करता था? तो बंगाल का शेर कहता था खुद को। सर जॉर्ज बार्लो ने किसके व्यापार पर रोक लगाई थी? तो दासों के व्यापार पर। दासों का उन्मूलन हुआ था 1843 में एलन बरो द्वारा। दास प्रथा का उन्मूलन। सर जॉर्ज बार्लो के समय कौन सा विद्रोह हुआ था? विल्लोर का विद्रोह। मिंटो प्रथम के समय कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो 1813 का चार्टर एक्ट। इसी के द्वारा जो है भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन और शिक्षा पर 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रस्ताव आया था। हेस्टिंग ने 1816 में संगोल की संधि किसके साथ की थी? तो नेपाल के साथ की थी। हेस्टिंग ने किस पर लगे प्रतिबंध को हटाया था? तो प्रेस पर लगे प्रतिबंध को हटाया था। यदांतु की संधि के तहत कौन सा युद्ध खत्म हुआ था? तो आंग्ल बर्मा युद्ध। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक अल्मीडा था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। 712 में भारत के सिंध पर आक्रमण किया था और ये अरब से आया था। और यहाँ का राजा कौन था सिंध का? तो दाहिर। किस क्षेत्र पर हमला किया था मोहम्मद बिन कासिम? तो 712 में पश्चिमोत्तर भारत पर। आक्रमण के समय सिंध का राजा दाहिर था। इसने कौन से क्षेत्र को जीता था? तो सिंध और मुल्तान को। सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी गोल है? तो पाइथागोरस ने। पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है? तो जलीय भाग है 71% और स्थलीय भाग है 29%। किस तिथि को अपसौर की स्थिति होती है? तो 4 जुलाई को अपसौर होता है। अपसौर मतलब सूर्य से पृथ्वी की दूरी बढ़ जाती है और उपसौर में घट जाती है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? तो 12,756 किलोमीटर तथा इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर होता है। ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? वार्षिक गति के कारण। पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा कर लेती है? तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? तो घूर्णन गति से। पृथ्वी की किस गति से वर्ष बनते हैं? तो परिक्रमण गति से। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड यानी 365 मिनट 6 घंटे लगते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग लगे वक्त का समय है, वक्त को क्या कहते हैं? तो सौर वर्ष। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो 6 घंटे। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? शुक्र के ग्रह के समान है। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण कहते हैं? तो पानी की उपस्थिति के कारण। सूर्य की परिक्रमा के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो सेलेनोलॉजी में।
चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर। जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? चंद्रमा को ही जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा की किसकी रोशनी से चमकता है? तो सूर्य की रोशनी से चमकता है चंद्रमा। इसकी अपनी कोई ऊर्जा नहीं होती है। सूर्य समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है? तो अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है, तब ज्वार भाटे आते हैं। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक होती है? टाइटेनियम की। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? 57%। चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? 27 दिन 8 घंटे में। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो लिबनिटस पर्वत। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग एवं एडविन एल्ड्रिन। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों में पहुंचने में सफलता पाई थी? तो 21 जुलाई 1969 को पहुंचे थे नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाला अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो अपोलो से। प्रकाश चक्र क्या है? तो किसी वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे कहते हैं दीर्घवृत्तीय। एप्साइड रेखा क्या है? अपसौरिक या उपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। उपसौरिक रेखा क्या है? 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, इसे कहते हैं औपसौरिक। उपसौरिक में पृथ्वी की दूरी कम हो जाती है जो 3 जनवरी है। अपसौरिक में सूर्य के और पृथ्वी के बीच की दूरी बढ़ जाती है। अक्षांश क्या है? तो यह ग्लोब और पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? विषुवत रेखा को। देशांतर क्या है? तो यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो देशांतर रेखाओं के आधार पर किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो गोरे। चंद्र ग्रहण क्या है? तो जब कभी दिन के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, जिससे क्या होता है? सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती है, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये पृथ्वी है और ये सन है। यहाँ पे जब बीच में चंद्रमा आ जाता है तो हमें पृथ्वी से सूर्य की रोशनी डायरेक्ट दिखाई नहीं देती है, जिसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? अमावस्या को। चंद्र ग्रहण क्या है? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा की रात को। 21 मार्च और 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? तो 6 महीने। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है? तो 23 डिग्री 30 मिनट। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।